हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में हम उच्चारण स्थान भी पढ़ लेंगे साथ में ही। तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। और अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हिंदी की है और दूसरी वर्णमाला, वर्णों की माला। तो सबसे पहले आप वर्ण समझ लो। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके। आप ये नोट कर सकते हो कॉपी में। वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब उससे छोटा और नहीं किया जा सकता, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो होते हैं वर्ण। अब कौन कौन से होते हैं आपने पढ़े हैं? स्वर और व्यंजन, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ण का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने आपने पढ़े हैं ना, ए आ, वो सब क्या है? वर्ण है। अब देखिए, मैं यहाँ पे देती हूँ कै शब्द। कै जो है ना, व्यंजन है, लेकिन कै में क्या है? क प्लस अ है। ठीक है, यानी कि कै जो है वो दो वर्णों से मिलकर के बना है। अब जो कै है ना, एक तरह से शब्द हो गया कि इसमें दो वर्ण मिले हुए हैं। तो व्यंजन जो होते हैं ना, वो खुद में आधे होते हैं, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। तो आप यहाँ पे ये नोट कर लोगे कि वर्ण जो होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। जैसे कै जो है ना, इस पे जैसे ही हलंत लगेगा तो ये सबसे छोटा बन गया। तो वर्ण जो होता है ना, सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राम शब्द। ठीक है, राम शब्द में आप जब इनके टुकड़े करोगे रे प्लस आ, यानी कि वर्ण विच्छेद जब आप करोगे, फिर है म और मैं में क्या है? ए। तो आपने एक एक वर्ण को अलग कर दिया। तो राम जो है वो शब्द है, और शब्द को आपने इस तरीके से तोड़ दिया। लेकिन जो ये वर्ण है ना, मैं है, ए है, आप इनको और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण, फिर वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, तो वर्णमाला क्या होगी? वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप ये पूरा वाक्य लिख सकते हो। वर्णों का जो समूह होता है वो होती है वर्णमाला। अब वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण होते हैं आप ये देखते हैं। हम इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, किसमें? स्वर और व्यंजन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्वर, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? तो आप नोट करेंगे कि स्वर वो होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र होते हैं स्वर, और उसमें जो वायु, मुख से जो वायु निकलती है, हवा निकलती है, वो क्या निकलती है? बिना रुकावट के हवा निकलती है। जैसे ए आ ई, इस तरह से आप बोल के देखोगे तो हवा जो होगी वो बिना रुकावट के निकलेगी। ठीक है, हवा जो होगी ना, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप पूरा नोट्स बना सकते हो इसके। हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है जब आप इनको बोलते हो। एक तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बता दी। अब व्यंजन बताती हूँ। देखो, स्वर स्वतंत्र है, लेकिन व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। कारण? क्योंकि ये स्वरों पर डिपेंड करते हैं अपने आप को पूरा करने के लिए। जैसे क, अगर आप क को पूरा लिख रहे हो तो इसमें क में ए है। ठीक है, तो हर एक व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से ही पूरा होता है, और खुद में वो क्या होता है? आधा होता है, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, दूसरा, इसमें जो हवा होगी ना, यानी कि हवा का मतलब जो मुख की हवा, मुख वायु, यानी कि जब आप व्यंजन को बोलते हो तो हवा जो है वो मुख में टकरा करके अलग अलग जगह पे, मुख में अलग अलग जगह पर छू करके बाहर निकलती है। ठीक है, मुंह में अलग अलग जगह क्या करेगी? छू करके बाहर आएगी हवा।
ठीक है, तो व्यंजन का इस तरीके से उच्चारण होता है। तो ये एक तरीके से मैंने डेफिनेशन समझाई। अब हम आगे देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वर। स्वर कितने हैं? स्वर 11 और प्लस 2 हैं अयोगवा। कौन कौन से, वो अभी हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम स्वर नोट कर लेते हैं कौन कौन से। अ ई ई, यानी कि बड़ी ई आप जिसको बोलते हो, ऊ, फिर है री, उसके बाद है ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये आपके स्वर हो गए। अब इसमें क्या होता है, दो जो आपके बच गए अंग और अह, ये क्या होते हैं? ये अयोगवाह होते हैं। अब अयोगवाह क्या होते हैं वो मैं डेफिनेशन यहीं पे बता देती हूँ। अयोगवाह जो होते हैं वो गिने तो स्वरों में जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? स्वरों में गिना जाएगा इनको, लेकिन उच्चारण कैसे होता है? उच्चारण व्यंजन की तरह होता है। जैसे आप बोल के देखिए, उच्चारण व्यंजन की तरह। जैसे आप अगर अंग को बोलोगे, अंग का उच्चारण करते हो, ए के ऊपर जो अनुस्वार लगाओ तो अंग बोलोगे, इसमें अह बोलोगे, ठीक है। तो है कि जैसे उच्चारण हो रहा अह, तो व्यंजन की तरह इनको बोला जाता है। तो आपके ये स्वर हो गए। अभी हम आगे देखते हैं व्यंजन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये होते कौन कौन से हैं, उसके बाद हम इनके जो स्वरों के भेद है, व्यंजन है, वो सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। तो व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन कौन से होते हैं? ये क, ख, ग, ये होते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ स्वरों के भेद, ताकि स्वर का जो पार्ट है वो खत्म हो जाए और कोई डाउट ना रहे। तो स्वर को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आप भी इसी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। किताब की बड़े बड़े जो डिटेल हैं वो नहीं पढ़ने पड़ेगी। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये होते हैं ना। ह्रस्व कौन से होते हैं? ह्रस्व वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि जब आप उनको बोलोगे तो समय केवल एक मात्रा का लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। कब? जब हम इनको उच्चारण करते हैं, मतलब इनको जब हम बोलते हैं, ठीक है। एक मात्रा का समय कब? उच्चारण में, ठीक है। वो ह्रस्व होते हैं। जैसे अ, ई, ऊ और री, ये क्या है? ह्रस्व। अब दीर्घ कौन से होते हैं? दीर्घ वो होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूं, नीचे आप नोट कर सकते हैं। उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। अब जो बाकी बच गए ना आपके स्वर, वो सारे यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन से आ जाएंगे? आ, ई, यानी कि बड़ी ई, ऊ, ठीक है। अब संस्कृत में तो बड़ा री भी होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ए, आई, ओ और औ, ये सब आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। अब हम चलते हैं प्लुत स्वर में, और प्लुत के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बराबर में, ठीक है। प्लुत कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। 3 मात्रा का समय कब? उच्चारण में, यानी कि जब आप उस अक्षर को बोलोगे तो 3 मात्रा जितना समय लोगे। जैसे ए को बोला, तो आप जब प्लुत अक्षर को बोलते हैं तो ए को 3 बार बोलने में जितना समय लगता है उतना समय आपको लगाना है। जैसे, और प्लुत के लिए चिन्ह क्या लिखते हैं? ये 3 की तरह, और 3 को नीचे से घुमा करके लिखते हैं। जैसे ओम। अब ओम में आप बीच में प्लुत का चिन्ह लिखते हैं, और इस तरीके से ओम को आप लिखते हो, और जैसे आप बोलोगे तो ओम करके आप लंबा करके बोलते हो,
3 मात्रा जितना समय उसमें लगाते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं व्यंजन। ठीक है, कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अब आप इसको खूब अच्छे तरीके से समझेंगे और याद करेंगे। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और किस तरीके से इनको बांटा गया है। सबसे पहले आपके होते हैं वर्गीय व्यंजन। कौन से होते हैं? वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय मतलब जिनको वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और हर एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 हैं। तो टोटल कितने हो गए ये वर्गीय? वर्गीय 25 व्यंजन होते हैं। अब शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला व्यंजन आपका क्या होता है? क। तो सबसे पहले वर्ग का नाम क्या होगा? क वर्ग। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आएंगे? शुरू के 5 लिख लो। क, ख, ग, घ और ग। ये 5 आ गए इसमें। अब अगला ग के बाद क्या आता है आपका? च। तो इसमें अगले 5 आ जाएंगे। च, छ, ज, झ और य। ठीक है, और य के बाद क्या होता है? ट। तो आपका ट वर्ग हो गया इसका नाम। तो आपके इसमें आएंगे ट, ठ, ड, ढ और न। और न के बाद क्या आता है? त। तो वर्ग का नाम हो गया त वर्ग। जिस नाम से है उससे शुरू करो, अगले 5 लिख दो और फिर उसके बाद जो आएगा उससे वर्ग का नाम आपको रख देना है। ट, थ, द, ढ और न। हलंत लगाना याद रखना है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं। तो आप अगर आप हलंत नहीं लगाओगे तो आपका जो प्रश्न होगा वो गलत हो जाएगा। न के बाद क्या आता है आपका? प। तो वर्ग का नाम क्या हो गया? प वर्ग। ठीक है, अभी 5 इसमें प के आगे के 5 लिख दो इसमें। प, फ, ब, भ, सॉरी ब पे हलंत नहीं लगाया हमने। और उसके बाद आप लिख दो मैं। तो आपके ये 25 तो हो गए जिनको आप वर्गों में बांटते हो। अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके 8 बच गए 33 में से। तो 4 जो होंगे वो क्या होंगे? अंतःस्थ। ठीक है, अंतःस्थ होंगे। कौन कौन से? य, व, र और ल। अब अगले 4 जो होंगे वो क्या होंगे? ऊष्म होंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? श, श और स, ह। यानी कि 3 तरह के श। अब इनका उच्चारण स्थान जब मैं बताऊंगी तो ये बताऊंगी कि ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये 33 पूरे हो गए। उसके बाद आपके 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब कौन कौन से है वो याद कर लेते हैं। यहाँ पे आपका एक तो क्ष, फिर हत्र और ज्ञ, ज्ञ भी बोलते हैं इसको। और एक आपका इसमें आ जाता है स्र। ठीक है, और तो अब आप क्या देखेंगे इसमें कि क्षय जो है वो कैसे बना है। क्षय आपका बनता है क प्लस श, जो आपका मूर्धन्य शकार है। ठीक है, त्र कैसे बनता है? त प्लस र से। ज्ञ कैसे बनता है? ज प्लस य से। श्र कैसे बनता है? श, जो आपका तालव्य शकार है, श और र से। ये आपका संयुक्त व्यंजन बन गया। अभी आगे देखते हैं, एक आध प्रकार और हैं। जैसे आपने वर्गीय व्यंजन देखा था, उसी में बता देती हूं। का जो ये ढ है और आपका जो ये ड़ है। ठीक है, ड़ और ढ क्या है आपके? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? क्षिप्त का मतलब क्या होता है? फेंकना। क्षिप्त का मतलब क्या होता है? फेंकना। और उत, क्षिप्त के आगे क्या लगा हुआ है? उत। उत का मतलब एक तरह से ऊपर उठा हुआ। ठीक है, उत्क्षिप्त का मतलब क्या होगा कि जिन व्यंजनों को बोलने में जीभ ऊपर उठ करके नीचे गिरेगी, उत्क्षिप्त। ऊपर उठेगी और फिर नीचे गिरेगी, तो वो होते हैं ढ और ढ।
आप इनको बोल के भी देखेंगे तो जीभ जो है वो झटका खा रही है एक तरीके से। तो ये आपका हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आपका एक बचता है विसर्ग, ठीक है। और व्यंजन के प्रकार भी हमने कर लिए यहाँ पे, और फिर एक व्यंजन का प्रकार रह जाता है, वो अभी हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे उच्चारण स्थान। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग आपको पता है, आप इस तरीके से विसर्ग को लिखते हो, दो बिंदी लगाते हो अक्षर के पीछे, पहली बात। दूसरी बात, उच्चारण जो होता है विसर्ग का वो है की तरह होता है। उच्चारण कैसे होता है की तरह, है की तरह, ठीक है। और ये क्या होता है, शब्दों के अंत में इस्तेमाल होता है, पदों के अंत में, शब्दों के अंत में इस्तेमाल होता है। आप इसको लिख सकते हो कि शब्दों के अंत में इस्तेमाल होता है। ये विसर्ग हो गया, विसर्ग की डेफिनेशन हो गई। जैसे आपको पता ही है प्रातः, प्रातः में जो ये लिखा हुआ है प्रातः, आपने बाकायदा ये जो दो बिंदु है इनका उच्चारण है की तरह आप करेंगे। अब आगे देखते हैं, व्यंजन के दो प्रकार और हैं, ठीक है। उनको आप कहोगे एक तरह से उच्चारण के स्थान, उच्चारण की तरह, उच्चारण पर बेस्ड हैं वैसे वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्यंजन, और आप उसको दो भागों में बांट लेंगे, ठीक है। दो भाग कौन कौन से होंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब क्या होता है? श्वास, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, प्राण का मतलब होता है श्वास, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, और महा का मतलब होता है ज्यादा। यानी कि जब व्यंजनों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम बाहर आए और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा ज्यादा बाहर आए, जिनको बोलने में कम परिश्रम लगे। अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिनको बोलने में कम परिश्रम, कम मेहनत करनी पड़े। इनमें क्या होगा? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और ज्यादा श्वास वायु भी बाहर आएगी, ज्यादा श्वास वायु बाहर आती है जब इनको बोलते हैं। और उनमें क्या होता है? कम श्वास वायु बाहर आती है। हमने ये इनकी डेफिनेशन पहले समझा दी। अब इनमें आते कौन कौन से हैं वो हम फटाफट से बता देते हैं। आप कैसे याद करोगे? आपको याद करने का तरीका ये है कि दूसरा और चौथा वर्गीय व्यंजन, दूसरा और चौथा वर्गीय व्यंजन को आप रख दो महाप्राण में, और तीनों शय को रख दो, और है को रख दो। ये सारे होते हैं महाप्राण। बाकी जो बच गए वो अल्प प्राण। दूसरा और चौथा कैसे? जैसे आपने पढ़ा था क वर्ग, क ख ग, तो आप देखो क को बोलो और ख को बोलो, क ख। आपको पता है कि क को बोलने में कम परिश्रम लग रहा है और ख को बोलने में ज्यादा, तो क क्या हो गया? अल्प प्राण, और ख क्या हो गया? ख हो गया आपका महाप्राण। अब आगे है ग। ग को बोलने में आपको पता है कम समय लग रहा है, कम मेहनत लग रही है, कम श्वास वायु। ग से अगला घ, आपको पता है घ को बोलने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा हवा मुख में से बाहर आ रही है। तो दूसरा और चौथा, ठीक है, क ख ग घ ग। आप इसी तरीके से बांट दोगे कि क को आप अल्प प्राण में लिखो, ख को महाप्राण में लिखो, ग को अल्प प्राण में, घ को महाप्राण में, और ग को अल्प प्राण में। इस तरीके से आप लिख दोगे। उसके अलावा मतलब पांचों वर्ग जो हैं, पांचों वर्ग को इसी तरीके से बांट लेना। दूसरा और चौथा वर्ण आप महाप्राण में लिख देना। उसके अलावा जो अंतस्थ हैं, य र ल और व आएंगे आपके अल्प प्राण में, और तीनों श श श और स और है, ये आएंगे आपके महाप्राण में। आप इनको बोल के देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये रह की अपेक्षा तीनों श और है के उच्चारण में ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय और ज्यादा हवा मुख में से बाहर आ रही है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को भी याद करने का एक तरीके, एक तरह से, एक तो आप बोल के देख सकते हो अक्षर को, तो आपको पता लग जाता है। उच्चारण स्थान का मतलब ये होता है कि किसी वर्ण को बोलने में जो जीभ है वो मुंह के किस हिस्से में टच कर रही है, छू रही है या एक्टिव हो रही है, तो वो उसका उच्चारण स्थान होगा, ठीक है। उच्चारण स्थान का मतलब जब आप किसी वर्ण को बोलते हैं
तो जीभ मुंह के किस हिस्से को छू रही है या आवाज उस हिस्से से आ रही है, तो वो उसका उच्चारण स्थान होगा। तो अभी हम उनको बांटते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप अपने मुख के अंदर देखते हैं, ठीक है, शुरू से नहीं, होठ की साइड से आप शुरू मत करना, दांतों की साइड से शुरू नहीं करना, गले की साइड से शुरू करो। सबसे पहले आपका गला होता है, ठीक है, और गले को क्या कहते हैं? गले को कहते हैं कंठ। और कंठ के बाद आपका मुख में क्या आता है? तालु। तालु के बाद आपका क्या आता है? मूर्धा। मूर्धा के बाद आपका क्या आता है? दंत, यानी कि दांत। और दंत के बाद क्या आते हैं? ओष्ठ। ठीक है, अब ये तो हो गए नाम। और जब उच्चारण स्थान, यानी कि जब कंठ से कोई अक्षर बोला जाएगा, तो उस अक्षर को, उस वर्ण को कहेंगे कंठ्य। ठीक है, और जो अक्षर बोलने में तालु की जीभ लगती है, उस अक्षर को कहेंगे तालव्य। जो अक्षर बोलने में जीभ मूर्धा को छुएगी, उसे कहेंगे मूर्धन्य। मूर्धा क्या होती है? देखिए, पहले गला सबको पता है, उसके बाद जो गले से जब आप आगे आते हो तो एक नरम सा हिस्सा, उसके बाद बहुत कठोर हिस्सा। जो कठोर हिस्सा है मुंह के अंदर, वो है तालु। और जैसे वो कठोर हिस्सा खत्म होता है, कठोर हिस्से और दांत के बीच में कुछ धारियां हैं, लाइनें सी हैं। जीभ लगा के आप देखोगे दांतों से पहले, तो वो मूर्धा होती है। और फिर आपके होते हैं दंत। तो जिस अक्षर को बोलने में जीभ दांत को छुएगी, उसे कहेंगे दंत्य। और जिस अक्षर को बोलने में जीभ होठों को छुएगी, उसे कहेंगे ओष्ठ्य। ठीक है, इस तरीके से आपके हो गए। अब इसमें आएंगे कौन कौन से वर्ण, वो हम छांट लेते हैं। सबसे पहले कंठ। और वर्ग में भी आप देख सकते हैं कि नंबर से चलेंगे। तो जैसे सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग में जो पांचों हैं, क ख ग घ ङ, अब बोल के भी देखिए, कंठ से ही आवाज आएगी टोटली। तो ये किस में आएंगे? कंठ में। अ और आ, सीधा कंठ से आवाज आ रही है। ये आपके क्या हो गए? सारे के सारे आपके कंठ्य हो गए। अब क वर्ग के चाहे मैं अलग अलग वर्ण लिख दूं, आपको तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क वर्ग के अगला कौन सा वर्ग होता है? च वर्ग। अब देखिए, सब नंबर से चल रहा है कि सबसे पहले कंठ है, कंठ के बाद है तालु, सबसे पहले क वर्ग है, क वर्ग के बाद है च वर्ग। ठीक है, ये व्यंजन में हो गया। अब स्वर में क्या होता है? स्वर में सबसे पहले ए आ, अब अगले क्या होते हैं स्वर? ई और ई। तो यहाँ पे ई को लिख दो। नंबर से चल रहा है, सब कुछ नंबर से चल रहा है। उसके बाद क्या है? मूर्धा। बोलोगे तब भी अक्सर पता लग जाता है, नहीं तो इस तरीके से याद कर लो कि आप नंबर से चलते रहो। अब आ गया नंबर मूर्धा का, जो आपकी दांत से बिल्कुल पहले जो लाइनें हैं, धारियां सी हैं। और च वर्ग के बाद क्या आता है बेटा? आपका ट वर्ग। अब ट को बोल के देखो, आपकी जीभ सीधी उन धारियों को जाके छुएगी। ट ठ ड ढ ण, सारे अक्षरों को बोलने में 5 के 5। और अब व्यंजन में लिख दिया। अब स्वर में ई के बाद क्या होता है? सी, ई के बाद जो ऊ होता है उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ऊ को बोल के देखो, वो होठ से उच्चारण होगा। तो ऊ, ए आ ई ऊ। ऊ के बाद क्या आता है आपका? री आता है ना। तो आप यहाँ पे री को लिख लो, रे को लिख लो। ये सारे क्या होंगे? री और रे। ठीक है, ये आपके मूर्धा में आएंगे। दोनों को बोलने में धारियों को जीभ छू रही है। उसके बाद दांत का नंबर आ गया। ट वर्ग के बाद क्या होता है? त वर्ग। अब त को बोल के देखो, जीभ सीधी दांत पे जाएगी। त थ द ध न। और स्वर में उसके बाद किसका नंबर आएगा बेटा? स्वर को यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि आगे जो बच गए ना स्वर, वो आपके अलग तरीके से आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया होठ। होठ ट वर्ग के बाद क्या होता है? प वर्ग। प फ ब भ म। और जो आपका ऊ बच गया था, ऊ को भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऊ को बोलने में केवल होठ एक्टिव हैं, तो ऊ भी ओष्ठ में आएगा। यहां तक आपका हो गया है। उसके बाद आपके कुछ तो स्वर बच गए। देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके कौन कौन से स्वर बच गए हैं। आपका बच गया ए, आई, ओ, औ। ये आपके स्वर बच गए हैं। ठीक है, य रे व अंतस्थ और उष्म बच गए हैं। क्या क्या बच गया आपका? ए आई ओ औ, ये तो स्वर बच गए। ठीक है, य रे व,
ये आपके अंतस्थ भी बचे हुए हैं अभी, इनको कहाँ पे लिखोगे? ठीक है। और आपके बच गए हैं ऊष्म, यानी कि सारे के सारे श, 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 स और है, ये सारे क्या हैं? ऊष्म। यानी कि आपके, अभी मैं बॉक्स बना देती हूँ कि ये बच गए, अब इनको कहाँ लिखना है? ये बच गए आपके, बाकी सब आपने बना दिए, बस सबको बांट दिया। अब देखते हैं, अब शुरू से फिर से शुरू कर लेते हैं कंठ से। ठीक है। अब इनमें से सबसे पहले हम है को ले लेते हैं। है को बोल के देखिए, सीधी कंठ से आवाज आ रही है तो है आएगा आपके कंठ है में। उसके बाद आपका तीनों श है ना बेटा, इनको तो आपको सीखना ही पड़ेगा और उच्चारण भी सीखना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि तीनों श को आप एक जैसा भी उच्चारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तालु आता है, तो और तालु में कौन सा श आएगा आपका? तालु में ये वाला श आएगा जिसको आप शलगम वाला श बोलते हो, तो तालु में लिख दो ये वाला श। मूर्धा में आएगा आपको जिसको पै वाला श बोलते हो। दांत में आएगा जिसको आप रे वाला स बोलते हो, ये वाला श। तो ये सारे श आ गए, है भी आ गया। अब आपके बच गए अंतस्थ, य रे ल व। तो ये को आप बोलोगे तो ये आएगा आपका तालु में। रे को आप मूर्धा में लिख चुके हो, यहाँ पे दोबारा से लिख लो, ये रे। ले आपका आएगा दांत में। ठीक है। अब आपके क्या क्या लिखे जा चुके हैं? यहाँ पे देखिए, ये रे ले लिखे जा चुके हैं, उष्म लिखे जा चुके, तो इनको काट दो। आपके 5 वर्ण बच गए, ए ऐ ओ औ और व, ये 5 बच गए। अब इन पांचों को कहाँ पे करोगे आप? ठीक है। अब ए को बोल के देखो, ए और आई, ए और आई दोनों को आप बोल के देखिए कहाँ से उच्चारण होता है, कहाँ से आवाज आती। ए आई, एक तो कंठ से आवाज आ रही है, ए आई, और जीभ का जो बीच का हिस्सा है, वो जो आपका कठोर हिस्सा है मुख के अंदर, तालु, उसको छू रही है। तो ए आई क्या होते हैं? कंठ तालव्य नाम होगा इनका, कंठ और तालु दोनों से बोले जा रहे हैं। अब बच गया आपका ओ औ। अब ओ को बोलिए, कंठ से आवाज आई और होठों की शेप में भी चेंज हुआ, ओ औ, होठ भी एक्टिव है और कंठ से आवाज आ रही है। तो आपके ये हो गए कंठ ओष्ठ है। ओ जो है वो ठ पे मात्रा लगा रही हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो गया कंठ ओष्ठ है। उसके बाद सिर्फ एक बच गया व। अब व को देखिए आप, व को जब आप बोलते हो तो दांत और होठ दोनों एक्टिव हैं। व होठ जो है वो दांत को छू रहा है, तो ये हो गया आपका दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ दोनों। तो इस प्रकार हमने उच्चारण स्थान भी कर लिया और ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।